वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए, लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या कवर अप की थी, सीरीज में हम लोगों ने एलसीआर सर्किट पढ़ा था यार, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ 3 केसेस कि अगर हमारे कैपेसिटर की वोल्टेज ज़्यादा होगी इंडक्टर की वोल्टेज से, तो वहाँ पर हमने एक डेरिवेशन निकाला था। फिर हमने देखा था कि अगर हमारी इंडक्टर की वोल्टेज हमारी ज़्यादा होगी कैपेसिटर वाली वोल्टेज से, तो वहाँ हमने एक डेरिवेशन निकाला था। तीसरा केस यार मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इंडक्टर वाली वोल्टेज कैपेसिटर वाली वोल्टेज के बराबर हो जाए तब क्या होता है। और मैंने आप लोगों से कही थी कि ये वाली जो कंडीशन होती है और इसे बोला जाता है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। यानी अगर इंडक्टर वाली वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज के बराबर हो जाए, यानी एक ऐसी कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन। किसमें? सीरीज एलसीआर सर्किट में। तो आज इस वीडियो में मैं वही कवर अप कराने वाला हूं आपको। तो देखिए, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं लास्ट क्लास अपने। ये सर्किट मैंने आपको पढ़ाया था, सीरीज में एल सी और आर लगाए थे हमने, और करंट की इक्वेशन हमने क्या ली थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की इक्वेशन मैंने ली थी वी नॉट साइन, और ये ओमेगा टी वाली जगह पे गैप छोड़ दिया था। गैप क्यों छोड़ा था मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टर के केस में वोल्टेज अलग निकल के आती है, इंडक्टर के केस में आपने देखा था कि वोल्टेज 90 डिग्री से आगे चलती थी करंट से, और कैपेसिटर में यार आपने क्या नोटिस किया था कि वोल्टेज 90 डिग्री के फेज से पीछे चलती है करंट से। तो अलग अलग इक्वेशन निकाली थी। तो चलिए, कमिंग टू द प्रेजेंट टॉपिक कि रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी हमारी। तो मैं आपको बता देता हूँ यार कि अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप इंडक्टर की वोल्टेज को कैपेसिटर की वोल्टेज के बराबर कर दो या फिर बराबर हो जाए, तो वो जो कंडीशन होती है उसे हम बोलेंगे रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। अच्छा ये बता यार, मैं इसे कुछ ऐसे भी कह सकता हूँ, वी नॉट एल की वैल्यू किसके बराबर होती है, हमें पता है, आई नॉट इंटू एक्स एल के बराबर, बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो। और वी नॉट सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, आई नॉट इंटू एक्स सी, इसके बराबर। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाएगा, वो भी कंडीशन रेजोनेंस कहलाएगी, रेजोनेंस कंडीशन कहलाएगी। यानी कि अगर आप एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर कर दो, एक्सएल क्या था हमारा, एक्सएल था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्ससी क्या था हमारा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी आप इस तरीके से भी समझ सकते हो इस बात को कि अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में बराबर हो जाएं, तो वो कंडीशन भी यार आपकी रेजोनेंस कंडीशन को क्रिएट करेगी या फिर रेजोनेंस कंडीशन कहलाएगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कुछ टर्म्स निकाल के दिखाऊं आपको कि रेजोनेंस कंडीशन में करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस इन द सेंस इम्पीडेंस पे। तो हमने करंट देखा था, क्या होता था हमारा, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। सीरीज एलसीआर सर्किट में हमने देखा था कि करंट की पीक वैल्यू किसके बराबर होती है, वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड। और जेड किसके बराबर होता है, जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। या तो आप एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर लिख लो, या एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। दोनों अलग अलग कंडीशन निकल के आई थी ना, जब हमने देखा था कि इंडक्टर की वोल्टेज ज़्यादा है कैपेसिटर की से, तो ये वाला रिलेशन निकल के आया था। और जब हमने देखा था जबकि कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा थी इंडक्टर वाली से, तो एक्स सी आगे आ रहा था, एक्स सी माइनस एक्सएल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम था। चलिए, हमें पता है रेजोनेंस में एक्सएल की बराबर होती है वैल्यू एक्ससी के बराबर। तो अगर एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर आप यहाँ रखते हो, तो जेड की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, यार जब ये दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाएंगी एक्सएल और एक्ससी, तो इन दोनों का डिफरेंस जीरो आएगा ना, यानी ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी आगे वाली, सिर्फ अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा। अरे नहीं आई समझ, फिर से देखो यार, एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाए, अगर एक्सएल की वैल्यू 4 है, एक्ससी भी 4 हो जाए, तो 4 माइनस 4 0, तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। तो यानी जेड की वैल्यू किसके बराबर आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर के बराबर। तो यानी जेड इक्वल्स टू आर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, देखो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जेड क्या था हमारा, इम्पीडेंस, जेड हमारा था इम्पीडेंस। क्या मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि ये इम्पीडेंस की मिनिमम वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी। देखो भाई, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में जेड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, प्लस साथ में कुछ चीज़ें ऐड और हो रही हैं, और ऐड क्या हो रही हैं, एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस और उसका स्क्वायर होगा। यार ये डिफरेंस कितना भी छोटा आए, कुछ तो ऐड होगा आर में, दैट मीन्स जेड की वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी कंपेरेटिवली इसके। तो ये जो हमारी जेड की होती है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ
इम्पीडेंस, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस होती है। यानी आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि रेजोनेंस कंडीशन में जेड की वैल्यू मिनिमम आती है। अच्छा, जब जेड मिनिमम होगा तो एक बात बताओ, कॉमन सी बात है, आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा। भाई जेड मिनिमम हो गया, जेड की वैल्यू आपने मिनिमम कर दी तो आई नॉट मैक्सिमम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी आप यहाँ से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो कि रेजोनेंस कंडीशन में आपका करंट मैक्सिमम मिलता है। आपको यहाँ से दो कंक्लूजन निकाले आपने कि जब सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन अचीव होगी तो इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन, भाई जेड की वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर। अच्छा याद करो, ये रिलेशन मेरा किस में निकल के आता था, ये रिलेशन निकल के आता था मेरा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो कि जब रेजोनेंस कंडीशन अचीव होगी तो आपका सीरीज एलसीआर सर्किट बिहेव करेगा जस्ट लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो लिख देना आप यहाँ से, एट रेजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो यार ये इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कि रेजोनेंस कंडीशन में आपका सीरीज एलसीआर सर्किट बिहेव करेगा जस्ट लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो यहाँ से आप फेजर डायग्राम तो आपको पता ही है किस तरीके से बनते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए फेजर डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो फेजर डायग्राम क्या बनता था भाई, हमारा ये था वी नॉट एल, ठीक है, ये हमारा वी नॉट एल था, ये वी आर था और यही हमारी करंट की वैल्यू होती थी और ये हमारा था वी नॉट एल, सॉरी वी नॉट सी। देख रहे हो आप, कैपेसिटर 90 डिग्री पीछे चल रहा था और इंडक्टर 90 डिग्री आगे चल रहा था। तो जब ये दोनों ही टर्म खत्म हो गई तो आपके पास सिर्फ क्या मिल रहा है, ये वाला पोर्शन मिल रहा है। भाई वी नॉट एल और वी नॉट सी आपस में बराबर हो गए तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। भाई सोच के देखो ना, वेक्टर्स में क्या होता था, वेक्टर्स दो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर सकते थे। जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गई तो ये वैल्यू इसको कैंसिल आउट कर देगी, सिर्फ ये वाला फेजर मिलेगा आपको। और ये वाला फेजर कहाँ मिलता था आपको, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। इज दैट क्लियर। चलिए इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं कि इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर ठीक है रेजोनेंट कंडीशन आपने अचीव कर ली, रेजोनेंट कंडीशन आपने अचीव कर ली तो वो भाई रेजोनेंट कंडीशन किसी फ्रीक्वेंसी पे तो अचीव होगी ना, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नोट कर लेना यार यहां तक, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन जाता है। मैंने अभी बताया आपको रेजोनेंट कंडीशन आपने कब अचीव की, जब आपकी वैल्यू एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर हो गई तब आपने रेजोनेंट कंडीशन अचीव की। और आपको पता है एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर होती थी, ओमेगा एल के बराबर। एक्सएल की वैल्यू होती थी ओमेगा एल के बराबर और एक्ससी की वैल्यू होती थी 1 ओमेगा सी के बराबर। नहीं याद अगर आपको तो याद कर लो कि एक्सएल हमारा होता था इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा ओमेगा एल के बराबर निकल के आया था। एक्स सीधा हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये निकल के आया था 1 ओमेगा सी के बराबर। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। अच्छा ये बताओ कॉमन सी बात, ये वाली वैल्यू आपस में बराबर कब होंगी, ये वाली वैल्यूज आपस में बराबर किसी ओमेगा की एक स्पेसिफिक वैल्यू पे होंगी। भाई ओमेगा क्या है, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की एक स्पेसिफिक वैल्यू पे ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगे। हमने मान लिया कि जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट रही होगी तब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। हमने मान लिया जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट रही होगी तब ये दोनों वैल्यूज आपस में कुछ बराबर रही होंगी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, जब आप ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट रिप्लेस करोगे तो ओमेगा नॉट एल इक्वल टू 1 ओमेगा नॉट सी। ओमेगा नॉट को आप इधर लेके जाइए तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर, एल इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 1 एल सी। कोई नई बात नहीं यार, बहुत बेसिक सी चीज़ें कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से, अब अगर यहाँ से आप
दोनों तरफ रूट लोगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC, 1/√LC। और ओमेगा की वैल्यू आप जानते हो 2πf होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf के बराबर, तो ओमेगा नोट की क्या हो जाएगी 2πf नोट के बराबर। भाई ओमेगा की वैल्यू 2πf के बराबर होती है तो ओमेगा नोट क्या हो जाएगा 2πf नोट, तो वैल्यू डाल दीजिए 2πf नोट इक्वल टू 1/√LC। तो यहाँ से आपकी एफ नोट की वैल्यू क्या आई, एफ नोट आ गई 1/2π√LC। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेजोनेंट कंडीशन किस फ्रीक्वेंसी पर अचीव होती है तो आपको ये रिलेशन डिराइव करके दिखाना होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये था हमारा रेजोनेंट कंडीशन का पूरा कॉन्सेप्ट कि रेजोनेंट कंडीशन होती क्या है। मैं एक बार पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप बिल्कुल कॉपी पेन बंद कर दीजिए, मेरी बात सुनना। कि रेजोनेंट कंडीशन सीरीज LCR कंडीशन की एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जब वोल्टेज इन कैपेसिटर विल बी इक्वल टू वोल्टेज इन इंडक्टर, यानी दोनों वोल्टेज आपस में बराबर हो जाए, या फिर मैं कहूँ कि दोनों का इसका दोनों, भाई ये क्या था, दोनों के रेजिस्टेंस थे एक तरीके से, XL और XC क्या था, मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टेंसेज। ये रेजिस्टेंस है, फ़र्क कितना है, XL किसका रेजिस्टेंस है, इंडक्टर वाला, और XC किसका रेजिस्टेंस है यार, कैपेसिटर वाला। और इसका नाम क्या दिया जाता है, इसे बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसे बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा तब भी जो कंडीशन अचीव की जाएगी उसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये रेजोनेंट कंडीशन होती है। और रेजोनेंट कंडीशन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर अचीव की जाती है और उसे बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी की वैल्यू क्या होती है 1/2π√LC। अब इसके कुछ ग्राफ बनाते हैं, चलो यार नोट कर लो, यहाँ तक ग्राफ बनाते हैं, मैं रब कर रहा हूँ यार, नोट कर लो। तो पहला ग्राफ है XL और XC के बीच में, भाई पहला ग्राफ है हमारा XL और XC के बीच में। XL किसके बराबर होता है, ओमेगा L के बराबर, और ओमेगा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ 2πf और L की जगह पे L, ठीक है। और XC किसके बराबर होता है यार 1/ωc के बराबर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2πfc। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए अब आगे 1/2πfc। अब यहाँ से यार एक बात बताओ मुझे, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब इनकी ओमेगा L और ओमेगा C के बीच में, तो यार देखो XL को अगर आप ये वाले रिलेशन देखो, XL फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, XL फ्रीक्वेंसी पे हमारा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ये वाली एक्सिस हमारी फ्रीक्वेंसी को शो करेगी। XL हमारा फ्रीक्वेंसी पे सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो XL की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो XL की वैल्यू भी कम होगी। तो इसके लिए एक लीनियर लाइन इस तरीके से बन जाती है टू डिनोट द XL, ठीक है। और XC और F का ग्राफ देखो आप लोग, ये भाई XC और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर आप F की वैल्यू बढ़ाओगे तो XC की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और अगर F की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो XC की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो दैट मीन्स इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके XC को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यार आपके XC को। देखो यहाँ से रिलेशन निकल के आ रहा है यार, अगर F की वैल्यू, भाई ये रिलेशन है आपका, देखो आप अगर F की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो तो XC डिक्रीज होगा, और अगर F की वैल्यू आप डिक्रीज करोगे तो XC इंक्रीज होगा। देखो देख रहे हो आप लोग ये रिलेशन। अच्छा, एक रेजिस्टेंस होता था, आपको पता है रेजिस्टेंस और करंट तो सेम फेज में होते थे, रेजिस्टेंस और करंट किस में होते थे, सेम फेज में, तो ये रेजिस्टेंस के लिए बन जाएगा। क्लियर है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये F नोट को डिनोट करेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को, जहाँ पे XL और XC आपस में कट कर रहे होंगे, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, जहाँ पे XL और XC की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यही पॉइंट निकल के आ रहा है, नोट कर लो इसे। चलिए सेकंड ग्राफ बनाइए आप लोग, ग्राफ बिटवीन जेड है, जेड वर्सेस F, यानी जेड और F के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा। जेड और F के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा यार, देखिए भाई जेड की वैल्यू क्या होती थी, जेड होता था √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जेड की वैल्यू होती थी R² प्लस, अच्छा यार एक जेड की वैल्यू ये भी होती थी ना हमारी R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना
चाहे एक्सी की वैल्यू बड़ी हो चाहे एक्सएल की वैल्यू बड़ी हो, भाई फ़र्क इतना हो सकता है ना कि पहले आप छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस कर दोगे तो आंसर माइनस का आएगा, भाई स्क्वायर होगा तो फिर से प्लस बन जाएगा। तो दोनों से आंसर सेम आना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसलिए मैं एक ही इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब देखिए यार यहाँ पे आप कि अगर मैं इसे ब्रेक करूँ, एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर थी यार, 2 पाई एफ एल के बराबर माइनस 1/2 पाई एफ सी के बराबर, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिनिमम कर लो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिनिमम कर लो, भाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू छोटी रखोगे, भाई ये छोटी रखोगे वैल्यू, तो एक बात बताओ, एफ की वैल्यू छोटी करो तो ये वाली टर्म बड़ी निकल के आएगी, ये वाली टर्म बड़ी निकल के आएगी कुछ, और यहाँ एफ की वैल्यू छोटी करोगे तो ये वैल्यू छोटी निकल के आएगी। दैट मीन्स यहाँ से कोई जो टर्म निकल के आएगी ना यार, उसका स्क्वायर करोगे, भाई कुछ भी वैल्यू निकल के आई, मान के चलो, सोच के देखो ना यार, एफ यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, अगर एफ की वैल्यू मिनिमम लूँ, एफ की वैल्यू छोटी लूँ, मान के चलो एफ की वैल्यू कुछ भी छोटी ले ली, तो ये वाला आंसर छोटा आएगा, लेकिन ये आंसर बड़ा आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू होगी आंसर उतना बड़ा आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, उसका स्क्वायर कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी, यानी आर में जो बड़ी वैल्यू जुड़ेगी तो जेड क्या आएगा, जेड की वैल्यू लार्ज आएगी, यानी जेड क्या निकल के आएगा आपका, मैक्सिमम। मैक्सिमम, या फिर आप ये सोच के चलो ना यार, एफ की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, जेड की वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, और एफ की वैल्यू अगर आप मैक्सिमम भी ले लोगे, एफ की वैल्यू आप मैक्सिमम भी ले लोगे, लेके देखो एफ की वैल्यू मैक्सिमम, जब एफ की वैल्यू आप मैक्सिमम लोगे तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी आपकी बड़ी हो जाएगी, और ये छोटी हो जाएगी। भाई जब आप एफ ज़्यादा लोगे, डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया, तो ये आंसर छोटा निकल के आएगा, ये बड़ा निकल के आएगा, लेकिन तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो कुछ बड़ा ही तो आंसर आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, और उसमें आर स्क्वायर जोड़ोगे तो और बड़ा, यानी जेड अब भी क्या आ रहा है निकल के, मैक्सिमम। जेड अब भी क्या आ रहा है निकल के यार, मैक्सिमम। तो यानी ये कि आप एफ की वैल्यू चाहे मिनिमम ले लो चाहे एफ की वैल्यू मैक्सिमम ले लो, जेड हमेशा क्या निकल के आ रहा है आपका, मैक्सिमम निकल के आ रहा है। और जेड अगर मैक्सिमम निकल के आ रहा है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखना आप लोग। ये जेड, ये फ्रीक्वेंसी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे निकल के आता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे निकल के आता है कि आप एफ की कोई भी वैल्यू ले लो, जेड मैक्सिमम निकल के आ रहा है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट होगा ये, इसे बोला जाएगा एफ नोट। यार एक बात बताओ, किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे तो रेजोनेंस अचीव होगा ना, तो ये वही वैल्यू होगी एफ नोट, ये वही वैल्यू होगी एफ नोट। अच्छा ये बताओ, अब जब जेड और एफ के बीच में आपने निकाल दिया ग्राफ, ये सेकंड ग्राफ था, तीसरा ग्राफ अगर मैं आई और एफ के बीच में निकालूं, आई वर्सेस एफ, भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती थी, वी नॉट अपॉन जेड के, यानी जेड के रिवर्स चलेगा आई नॉट, कि अगर जेड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आई की वैल्यू कम होगी, और जेड की वैल्यू कम होगी तो आई की ज़्यादा, तो इसको जस्ट रिवर्स कर दो ग्राफ को। भाई अगर ग्राफ आपको आई नॉट, आई और वी के बीच में, आई और एफ के बीच में निकालना होगा तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, ये ग्राफ जस्ट रिवर्स हो जाएगा आपका। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ से कभी कभी यार पावर और निकालने के लिए आ जाती है कि रेजोनेंस कंडीशन में आप पावर फाइंड आउट करो। तो देखो अगर रेजोनेंस कंडीशन में मैं पावर निकलवाऊँ आप लोगों से, मैं ये रब कर रहा हूँ यार, पोर्शन आप नोट कर लीजिए इसे। देखो पावर के लिए देखो यार, पावर के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता था, पावर होता था VRMS IRMS और साथ में cos फाई। यार cos फाई की वैल्यू निकाले थे। अच्छा पहले देखो फाई की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। tan फाई वैल्यू क्या होती थी, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R होता था हमारा। tan फाई की वैल्यू होती थी XL माइनस XC अपॉन R। तो हमने रेजोनेंस कब अचीव किया था, जब XL किसके बराबर था यार, भाई रेजोनेंस अचीव हुआ था जब XL बराबर था XC के। रेजोनेंस कंडीशन कब मिली थी आपको, जब XL की वैल्यू XC के बराबर हो गई। जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो एकदम जीरो हो जाएगी, तो 0.0 0, यानी tan फाई क्या आया आपका 0, यानी फाई भी यहाँ से क्या आ गया आपका 0, फाई आपका 0 आ गया। तो आप फाई की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो P इक्वल्स टू VRMS IRMS cos फाई, यानी cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है यार 1, तो यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा, तो यानी मल्टीप्लाइड बाई 1। तो पावर क्या हो गई, पावर आप निकाल ले रेजोनेंस कंडीशन में। VRMS क्या होता था, V0 अपॉन रूट 2,
IRMS क्या होता था, I नोट अपॉन रूट टू, भाई V नोट अपॉन रूट टू और I नोट अपॉन रूट टू हो जाएगा यहाँ से हमारा। तो पावर की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, V नोट I नोट डिवाइडेड बाई टू, V नोट I नोट डिवाइडेड बाई टू, और ये निकल के आ गई V नोट I नोट डिवाइडेड बाई टू। और हमें पता है कि V नोट हमारा किसके बराबर होता है, V नोट होता है I नोट इंटू आर के बराबर, V नोट होता है हमारा I नोट इंटू आर के बराबर। तो पावर क्या हो जाएगी, V नोट की जगह आप डाल दो I नोट इंटू आर और साथ में I नोट का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई टू। तो पावर क्या निकल के आई, I नोट इंटू आई नोट का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई टू। और ये I नोट भी कौन सा निकल के आ रहा है, मैक्सिमम वाला। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है आपका पावर इन रेजोनेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पर्पस के लिए। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रेजोनेंस कंडीशन हमारी कौन सी थी, जब हमारी वोल्टेज इन इंडक्टर बराबर हो गई थी वोल्टेज इन कैपेसिटर के बराबर। इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता था कि XL की वैल्यू जब XC के बराबर हो जाती है तब हमें जो कंडीशन अचीव होती है वो रेजोनेंट कंडीशन होती है, और ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर अचीव होती है, और उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। 3 ग्राफ निकाले इसके, ग्राफ निकालने के बाद हम लोगों ने देखा कि इसका फेज डिफरेंस, भाई tan फाई की वैल्यू होती थी XL माइनस XC अपॉन R, फाई की वैल्यू 0 आ रही थी। अच्छा फाई 0 आ रहा है दैट मीन्स कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, बिल्कुल आपको समझ जाना चाहिए। भाई रेजोनेंस में सर्किट प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, और प्योरली रेजिस्टिव में क्या होता था, I की वैल्यू होती थी I नोट साइन ओमेगा टी, और V की वैल्यू क्या होती थी V नोट साइन ओमेगा टी। तो देखिए फेज डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, दोनों में ओमेगा टी है, तो फेज डिफरेंस 0 था। तो यहीं से आप लोग पावर निकाल सकते थे रेजोनेंस की। तो फॉर्मूला क्या था पावर का, VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। फाई 0 हो चुका है तो ये टर्म पूरी 1 हो जाएगी, तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया I नोट स्क्वायर का मैक्स इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द पावर इन रेजोनेंस। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर देना, कमेंट करके बताना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।